नमस्कार मित्रों, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का जो मेन पात्र है वो दुनिया का क्रूरतम एवं खतरनाक बादशाह के नाम से परिचित है। जी हाँ मित्रों, वो बादशाह का नाम है नादिर शाह। मित्रों, नादिर शाह का जन्म हुआ था ईरान के एक छोटे से कस्बे में। नादिर शाह का पिता बहुत अमीर व्यक्ति थे। वो ईरान के जो शाह थे उनके अंडर में काम करते थे। उनके अंडर में एक किला भी था। ये कह सकते नादिर शाह अपने बाल्यावस्था बहुत अच्छी तरह से गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, नादिर शाह के पिता का जो किला था वहाँ पर अफ़गानी फ़ौज का हमला हो जाता है। अफ़गानी फ़ौज नादिर शाह पिता को मार देते हैं एवं नादिर शाह का माता का अपहरण करके अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद में ऐसे नाजुक मौके का फ़ायदा उठाता है नादिर शाह का अपना चाचा। वो क्या करता है, नादिर शाह को उसका पिता द्वारा बनाया गया किला था उसे उसको बाहर निकाल देता है एवं नादिर शाह को दर दर के ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में नादिर शाह दर के ठोकरें खाते हुए जिंदगी का थपेड़ों को झेलते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते रहता है। बचपन में ही नादिर शाह के दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी, अगर इस दुनिया में जीना है तो उसे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, जैसे ही नादिर शाह युवा अवस्था से थोड़ा बड़ा हो जाता है, लगभग 20-22 साल का हो जाता है, वो ईरान के अंदर ही जो असामाजिक तत्व थे उन सब को जमा करता है। एक डाकुओं का एक गिरोह बना लेता है एवं नादिर शाह और उनके जो डाकुओं के गिरोह ये सब मिलकर ईरान के अंदर जो व्यापारी व्यापार करने आते थे उनका लूट मार करता था। इस तरह नादिर शाह कुछ दिनों में ही बहुत अमीर बन जाता है। उसके बाद में नादिर शाह अपने जो डाकुओं के गिरोहों को भी इस धन दौलत से मजबूत बनाता है, उसका संख्या बल बढ़ाता है। नादिर शाह इतना खतरनाक था, इतना क्रूर था, उसकी जो क्रूरता की पूरी कहानी पूरा ईरान में फैल जाती है। उसकी इस डरावनी कहानियों को सुनकर ईरान का जो शाही परिवार था वो भी नादिर शाह से घबराने लगते हैं। इसलिए ईरान का जो शाही परिवार है नादिर शाह से समझौता कर लेता है, उसे अपने दरबार में एक सरदार का पद दे देता है। इसके बाद में नादिर शाह ईरान के शाही परिवार के अधीन आने के बाद में वो क्या करता है, सबसे पहले उस्मानिया सुल्तानत जो ईरान के बहुत से ज़मीन पे कब्जा कर चुका था, उस उस्मानिया सुल्तानत के खिलाफ जंग लड़ता है, उसे ईरान से बाहर कदेड़ देता है एवं ईरान की जितनी भी ज़मीन उस्मानिया सुल्तानत ने कब्जा किया था उसे वापस ले लेता है। उसके बाद में अपना मोर्चा आगे बढ़ाता है रूस के तरफ। उस काल में रूस में जार का शासन व्यवस्था थी। जार को डरा धमका कर जितनी भी ज़मीन रूस ने कब्जा किया था उसे वापस छुड़ा लेता है। बाद में अफ़गानों को भी अपने देश से खदेड़ देता है। तो नादिर शाह पूरे ईरान में एक क्रूरतम शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था। अब नादिर शाह को ये महसूस होने लगता है कि वो पूरे ईरान पे अपना राज्य कर सकता है। इसलिए वो क्या करता है, ईरान का जो राजा था उसको उसके तख्त से हटा देता है एवं स्वयं जाकर
उसके राज सिंहासन पे बैठ जाता है। करने के बाद में नादिर शाह का सबसे बड़ा मुहिम मतलब एक सबसे बड़ा प्लान ये होता है हिंदुस्तान पे हमला करना। क्योंकि नादिर शाह बचपन में ही बहुत से कहानियों में सुन चुका था कि हिंदुस्तान में बहुत धन दौलत है। फिर वो सीधा अपने फौज को लेके भारी भरकम फौज को लेकर हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आ जाता है। उसके बाद में वो सबसे पहले गजनी और कंधार पर हमला कर देता है। वहाँ के जो गवर्नर था उसको हराकर उससे लगभग 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहाँ के गवर्नर को जीवित छोड़ देता है। उसके बाद में वह मुगल साम्राज्य पे हमला करना चाहता था, इसलिए उसने मुगल साम्राज्य पे हमला करने का एक बहाना खोज रहा था। क्योंकि ईरान और मुगल साम्राज्य का एक एग्रीमेंट हो चुका था, वह एक दूसरे के राज्यों पे हमला नहीं करेंगे, इसलिए वह मुगल साम्राज्य पे हमला नहीं कर सकता था। परंतु उसको एक बहाना ये मिल गया, जब उसने गजनी और कंधार पे हमला किया था, वहाँ के जो शासक थे वे काबुल में आकर चुप जाते। उस समय पर काबुल ये मुगल साम्राज्य के अधीन था। इसलिए नादिर शाह क्या करता है, एक दूत को मुगल साम्राज्य के जो राजधानी थी दिल्ली, वहाँ पर एक दूत भेजता है एवं कहता है हमारे जो विरुद्ध में जो काम करने वाले कुछ शासक है वो आपके साम्राज्य के अधीन जो काबुल है वहाँ पर छुपे हुए, उन्हें आप हमें सौंप दे। परंतु अहमद शाह रंगीला जो मुगल साम्राज्य का जो उस समय का बादशाह था, उसने नादिर शाह को उतना सीरियसली लेता नहीं। उल्टा नादिर शाह का जो दूत दिल्ली में आया था उसका भी कत्ल करवा देता है। उसके बाद में नादिर शाह का दिमाग खराब हो जाता है, वो सीधा काबुल पे हमला कर देता है। काबुल काबिज करने के बाद में वह लाहौर आता है। लाहौर का जो गवर्नर था, नादिर शाह के जो क्रूर हरकतें उसको मालूम था, इसलिए वो नादिर शाह के सामने सरेंडर हो जाता है। काबुल का गवर्नर नादिर शाह को लगभग 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। उसके बदले में नादिर शाह का लाहौर के जो गवर्नर को जीवित छोड़ देता है। इस दौरान मुगल का जो दूत है लगातार दिल्ली के बादशाह अहमद शाह रंगीला को नादिर शाह के हर मूवमेंट के बारे में जानकारी देता है। परंतु जब जब मुगल का दूत जाके अहमद शाह रंगीला को मैसेज देता है कि नादिर शाह दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा है, तब अहमद शाह रंगीला कहता है दिल्ली अब बहुत दूर है। पर जैसे ही नादिर शाह लाहौर पे आके कब्जा कर लेता है, तब अहमद शाह रंगीला को महसूस होता है अब दुश्मन बिल्कुल अपने दरवाजे पे आ चुका है। ऐसे टाइम पे अहमद शाह रंगीला अपने 3 सरदारों को नादिर शाह के फौज को हराने के लिए दिल्ली से भिजवाता है। उतने में नादिर शाह दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पे करनाल नाम के एक स्थान है, वहाँ तक पहुँच जाता है। मुगल साम्राज्य का तीनों सरदार शहादत खान, निज़ाम एवं मीर बख्शी अपने फौज को लेकर करनाल पे नादिर शाह के फौज पे चढ़ाई कर देते हैं। मुगल साम्राज्य के लगभग 1.5 लाख फौज थी। परंतु अहमद शाह रंगीला इतना नालायक और नकारा था, फौज को तो भेज दिया परंतु अपना जो तोपखाना है पीछे ही छोड़ देता है। अहमद शाह रंगीला अपने पूरे साम्राज्य का जो फौज था उसे भी करनाल तक
पहुंचवाने में, करनाल भिजवाने में असहज महसूस करता है। उसे लगता है नादिर शाह के पास केवल 50-55 हजार फौज है, हमारा मुगल साम्राज्य का लगभग 1.5 लाख फौज है। इस 1.5 लाख फौज से 50 हजार फौज को आसानी से हरा देंगे। परंतु नादिर शाह के पास वेल ट्रेन्ड फौज थी। मित्रों, मैं आपको कहानी की शुरुआत में ही बता दिया था, नादिर शाह का युद्ध कौशल एवं उसका इंटरनेशनल जो रिलेशन करने का जो तरीका था, उसी की वजह से उसे एशिया का नेपोलियन कहा जाता था। इसलिए करनाल में नादिर शाह का 55 हजार जो फौज थी, वेल डिसिप्लिन एवं वेल ट्रेन थी। नादिर शाह के शब्दों में कहा जाए तो मुगल साम्राज्य की जो फौज थी, भले वो 1.5 लाख थी, संख्या में बहुत अधिक थे, परंतु वे लड़ने में समर्थ नहीं थे। केवल वे बोझ ढोने वाले कुली लग रहे थे। ऐसे टाइम में मुगल साम्राज्य के जो फौज, उसके पास ना तोपखाना था, ना कुल, ना वेल डिसिप्लिन थे, ना वेल ट्रेन थे। इतनी भारी भरकम फौज 55 हजार नादिर शाह के वेल ट्रेन फौज के सामने हार जाती है। नादिर शाह का तोपखाना 1.5 लाख मुगल फौज को चितड़े उड़ा देते हैं। वहाँ पर नादिर शाह मुगल फौज से जीत जाता है और मुगल साम्राज्य का जो सेनापति था मीर बख्शी, इस जंग में मारा जाता है। अवध का नवाब शहादत खान, वो भी नादिर शाह के आर्मी द्वारा अरेस्ट किया जाता है। मित्रों, उस टाइम में केवल मुगल साम्राज्य का एक सेनापति या सरदार बच जाता, वो था निजाम उल मुल्क। आगे निजाम उल मुल्क नादिर शाह एवं मुगल सम्राट अहमद शाह रंगीला के बीच में एक समझौता करा देता है। इस समझौता के तहत अहमद शाह रंगीला नादिर शाह को 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की वादा करता है। इसके बदले में नादिर शाह कोई भी खून खराबा ना करते हुए करनाल से वापस ईरान को लौटने का वादा करता है। मित्रों, अहमद शाह रंगीला के दरबार में निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह एवं अहमद शाह रंगीला का समझौता करा दिया है। इसके वजह से अहमद शाह रंगीला बहुत खुश था निजाम पर। अहमद शाह रंगीला निजाम को मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी जो पद था, निजाम को बहाल कर देता है। यह बात जैसे शहादत खान जो नादिर शाह के अंडर अरेस्ट था, उसे पता चलता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। मित्रों, शहादत खान मुगल साम्राज्य का जो दरबार था, वहाँ पर बैकफुट में था। शहादत खान मुगल साम्राज्य में अवध का सरदार था। उसे यह काम सौंपा गया था मराठों को बंदोबस्त करने का, परंतु वह मराठों का बंदोबस्त करने में असमर्थ होता है। इसके विपरीत मराठे सीधा दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। बीच में मथुरा में जो मुगल साम्राज्य की बड़ी फौज थी, उसे भी चकमा देते थे। इस वजह से दिल्ली का जो बादशाह है अहमद शाह रंगीला 3 दिन तक अपने किले में छुप जाता है। 3 दिन के बाद में अहमद शाह रंगीला एवं मराठों का जो सम्राट था पेशवा, उसके बीच में समझौता होता है। उसके बाद में अहमद शाह रंगीला किले के बाहर निकलता है। इसके वजह से शहादत खान जो अवध का नवाब था, वो बहुत बैकफुट में आ जाता है एवं मुगल दरबार में उसकी बहुत फजीयत होती है। इसके विपरीत निजाम जो
नादिर शाह एवं अहमद शाह रंगीला के बीच में समझौता करा देता है, उसके वजह से निज़ाम का मुग़ल साम्राज्य में, मुग़ल दरबार में बहुत इज्जत बख्शी होती है। यह बात शहादत खान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए शहादत खान किसी तरह नादिर शाह से संपर्क करता है और कहता है, सुल्तान, आप केवल 20 लाख स्वर्ण मुद्रा से खुश होकर करनाल से वापस ईरान की तरफ लौट रहे हैं। आप दिल्ली चलिए, वहाँ पर आपको 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे। मित्रों, आपको पहले मैं बताया था, नादिर शाह ने दिल्ली के अमीरी के बारे में बहुत सुना था, इसलिए नादिर शाह के मन में भी लालच आ जाता है। वो अपने दूत के माध्यम से अहमद शाह रंगीला को मैसेज भिजवाता है एवं अपने छावनी में बुलाता है। जैसे ही अहमद शाह रंगीला छावनी में आता है, उसे अरेस्ट कर लेता है। नादिर शाह ने अहमद शाह रंगीला को अरेस्ट करने के बाद में उसे दिल्ली ले जाता है। जैसे ही दिल्ली के बॉर्डर आता है, उस टाइम पर नादिर शाह अहमद शाह रंगीला को आगे भिजवा देता है और कहता है, जाओ मेरी स्वागत करने की तैयारी करो। मित्रों, इतिहासकार कहते हैं, नादिर शाह का स्वागत करने के लिए अहमद शाह रंगीला ने जो गलीचा बिछाया था, वह स्वर्ण धागाओं से बना हुआ था। जैसे ही दिल्ली के दरबार में नादिर शाह आता है, वहाँ के मौलानाओं द्वारा खुतबा पढ़ाया जाता है एवं नादिर शाह को दिल्ली का बादशाह घोषित किया जाता है। उसके अगले दिन नादिर शाह का ईरानी फौज शहर का बंदोबस्त करने के लिए शहर में निकलते हैं एवं कुछ अपना परचेसिंग करने के लिए दिल्ली के जो व्यापारी है, उस व्यापारी के पास जाता है। परंतु ईरानी फौजी महसूस करते हैं, यहाँ जो दिल्ली में सामान जो है बहुत महंगा बिक रहा है। इसलिए ईरानी फौज दिल्ली के व्यापारी से कहता, आप सामान का रेट थोड़ा सस्ता कीजिए। परंतु वो व्यापारी सस्ता करने के बजाय उल्टा इस ईरानी फौज पर हमला कर देता है एवं उसका हत्या कर देता है। इधर दिल्ली में एक अफवाह फैल जाती है, नादिर शाह का मुग़ल साम्राज्य के दरबार में किसी ने हत्या कर दिया है। यह अफवाह पूरे दिल्ली में फैल जाती है। जैसे ही यह खबर दिल्ली के नागरिकों को पता चलता है, वे भी ईरानी फौज के ऊपर हमला कर देते हैं। यह खबर जैसे ही नादिर शाह को लगती है, वह भी दूसरे दिन दिल्ली का बंदोबस्त देखने के लिए खुद घोड़े पर बैठकर बाहर निकलता है। दिल्ली के कुछ नागरिक ईरानी फौज पर पत्थर फेंक रहे होते हैं। उसमें से कुछ पत्थर नादिर शाह को लग जाता है। नादिर शाह गुस्से में तिलमिला जाता है। मित्रों, नादिर शाह इस गुस्से में म्यान से तलवार निकालकर आसमान का तरफ दिखाकर तलवार लहराने लगता है। इससे ईरानी फौज समझ जाती है, बादशाह ने आदेश दिया है, पूरे दिल्ली में कत्ल करने का आदेश दिया है। फिर उसके बाद में ईरानी फौज पूरे दिल्ली में क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बुढ़े, क्या छोटे बच्चे, सभी का कत्ल करने लगती है। दिल्ली के सड़कों पर खून की नदियां बहने लगती है। मित्रों, जो भी छोटे मोटे लकड़ी के भूसों का घर बना था, उसे आग लगा दिया जाता है। वहाँ पर लूट मार मचा देती है ईरानी फौज। लगभग 20 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी ईरानी फौज इन गरीब जनता से जमा करती है। वहाँ के दिल्ली के आसपास जितने भी खेती खलियान था, उस पर भी ईरानी फौज कब्जा कर लेती है। दिल्ली में अनाज भयानक महंगा हो जाता है। मित्रों, लगभग 20 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी ईरानी फौज जमा करके नादिर शाह के हवाले करता है। उसके बाद में नादिर शाह एक नया फरमान छोड़ता है। दिल्ली में जितने भी सरमाएदार थे, जितने भी ज़मींदार थे, जितने भी अमीर शाही परिवार से रिलेटेड जितने भी आदमी थे, उन सबको एक आदेश देता है, अपना जितने भी प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा लेके नादिर शाह के दरबार में उपस्थित रहने का। सभी व्यापारी, सभी
अमीर सभी जमींदार नादिर शाह का क्रूर करतूतों का बारे में जानकारी थे। कुछ घबराहट से उनको अटैक आ जाता है। कुछ जो अमीर शख्स नादिर शाह के पास अपना हिसाब लेके जाता है, उसे भयानक अपमानित किया जाता है, जिसके वजह से खुद ही आत्महत्या कर लेता है। मित्रों, उनसे भी पूरी प्रॉपर्टी उनकी छीन ली जाती है। उसके बाद भी दिल्ली का खून खराबा रुकता नहीं है। उस टाइम में अहमद शाह रंगीला नादिर शाह से रिक्वेस्ट करता है ये खून खराबा रोकने के लिए। तब नादिर शाह ये खून खराबा रोकता है। मित्रों, दिल्ली का जो कोतवाल था वो नादिर शाह से रिक्वेस्ट करता है इन लाशों की हटाने की। इस क्या मुस्लिम क्या हिंदू, हर धर्म के लोगों को एक के ऊपर बॉडी को, उनका शव को एक के ऊपर एक रख कर सामूहिक दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद में नादिर शाह दिल्ली के जो सुल्तान था, सुल्तान पहले था, अभी तो नादिर शाह खुद सुल्तान बन चुका था, वह अहमद शाह रंगीला को आदेश देता है जितना भी मुगल साम्राज्य में जो प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी नादिर शाह के हवाले करने के लिए। उसके बाद मित्रों, मुगल साम्राज्य के लगभग पिछले 7 पीढ़ियों से जितना भी प्रॉपर्टी उनके खजाने में था वो सभी प्रॉपर्टी नादिर शाह के हवाले किया जाता है। उसके बाद में नादिर शाह अहमद शाह रंगीला के खूबसूरत बेटी को अपने सबसे बड़ा बेटा रजा कुली के साथ मैरिज करने हेतु मांग लेता है। उसके बाद में नादिर शाह अहमद शाह रंगीला को फिर से दिल्ली का सुल्तान बना लेता है। नादिर शाह द्वारा मुगलों ने पिछले 7 पीढ़ियों में जितने भी सोना खजाना जमा किया था, हीरे जमा किया था, उस सब को अपने कब्जे में ले लेता है। नादिर शाह आगे दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीला का जो सिंहासन था, तख्त ताउस, उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है एवं दिल्ली का जो सुल्तान था उसके टॉप में जो कोहिनूर हीरा था उसे भी ले लेता है। इस तरह लगभग 30 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी लेकर नादिर शाह अहमद शाह रंगीला को वापस दिल्ली का सुल्तान बना लेता है एवं अपने पूरे फौज को लूटा हुआ संपत्ति लेकर ईरान की ओर रवाना होने की आदेश देता है। मित्रों, आपको एक दिलचस्प कहानी ये भी है। मित्रों, नादिर शाह पूरा लूटा हुआ प्रॉपर्टी लेके ईरान पहुंच जाता है। इस प्रॉपर्टी में मित्रों कोहिनूर का जो हीरा भी था, कहा जाता है कोहिनूर का हीरा जिसके पास रहता है उसके ऊपर एक श्राप लग जाता है। नादिर शाह ने इतना प्रॉपर्टी लाया था मित्रों, ईरान में जितने भी वहाँ उसके सैनिक थे, उसके जो ओहदेदार थे, जो भी उसके अंडर में काम करते थे, उसका लगभग 2 साल का वेतन एडवांस में दिया गया। कहा जाता है 3 साल तक नादिर शाह ने ईरान में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन नादिर शाह ने जो हीरा लूट के लाया था कोहिनूर, उसका श्राप धीरे धीरे नादिर शाह के ऊपर भी असर करने लगता है। इस लूट की वजह से नादिर शाह के भी खर्चे बहुत अधिक पड़ जाते हैं। लगभग 1-2 साल के अंदर ही उसका पूरी खजाना खाली हो जाता है और वो जनता पर अलग अलग प्रकार के विभिन्न टैक्स लगा के जनता में भी टोटली अनपॉपुलर हो चुका था। नादिर शाह को अपने जनता पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, अपने सैनिकों के ऊपर भी बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, यहाँ तक उसका खुद का जो बेटा था उसके ऊपर भी भरोसा नहीं था। उसको हमेशा लगता था उसका बेटा जो है रजा कुली, वो उसका हमला करके उसके राज सिंहासन छीन लेगा। इसलिए वो क्या करता है, अपने मंत्रियों को आदेश देता है जो उसका बेटा रजा कुली है उसका
आके फोड़ दो। ये मंत्री जाके रजा कुली जो उसका बेड़ा बेटा था उसका आके फोड़ के उसके सामने पेश कर देते हैं। परंतु जैसे ही उसकी आंखों को देखता है नादिर शाह को अपना पुत्र प्रेम जाग जाता है। जो भी मंत्री रजा कुली की आंखें तोड़ते हैं फोड़ते हैं उसका भी उन मंत्रियों का हत्या कर देता है। नादिर शाह पहले ही जनता में अनपॉपुलर था, अब इन मंत्रियों भी उसके अनपॉपुलर हो जाते। नादिर शाह पहले ही बहुत सारे टैक्स लगाने की वजह से जनता के बीच में टोटली अनपॉपुलर हो चुका था। जनता में भी असंतोष की भावना जाग चुकी थी। अब मंत्री भी उसके खिलाफ धीरे धीरे बगावत करने लगे। मित्रों, नादिर शाह का एक ऐसा असुरक्षित महसूस होने लगा, उसका जान हमेशा खतरे में है ऐसा महसूस होने लगा। वह अपने सैनिकों पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। उसने अपना सुरक्षा के लिए उसने जो अंगरक्षक एक टीम बनाए थे उसमें पूरे जो सैनिक थे वो अफगानी थे। उसका नेता था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के प्रति वहाँ के जनता के मन में, वहाँ उनके जितने भी मंत्री थे उनके मन में, एवं अब उसके जो बॉडीगार्ड्स अफगानी मूल के रखने की वजह से उनके जो सैनिक थे उनके भी मन में नादिर शाह के खिलाफ असंतोष फैल गया। ऐसे ही एक दिन उसी के जो खास सिपा सलार थे वो नादिर शाह के जो राजमहल में घुसकर उसका हत्या कर देते हैं। इस वजह से पूरे ईरान में असंतोष फैल जाता है, अफरा तफरी फैल जाता है, सब पूरा देश अनियंत्रित हो जाती है। ऐसे टाइम में नादिर शाह का अंगरक्षक करने के लिए जो एक टुकड़ी नियुक्त किया था उसका सेनापति था एक अफगानी मूल का अहमद शाह अब्दाली। उसने अपने सैनिकों के मदद से पूरे ईरान पर कब्जा कर लेता था। मित्रों, इस तरह नादिर शाह का मृत्यु हो जाती है। मित्रों, आशा करता हूँ मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगा। अगर पसंद आई हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वंदे मातरम।